नमस्कार, स्वागत है आपका विजय जोन यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। इतिहास की क्लास है और ऐतिहासिक क्लास है, क्योंकि इसमें अपन जो राजस्थान की सभ्यताएं हैं उससे संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। बस आपको तो एक ही काम करना है और वो है क्लास को पूरा अटेम्प्ट करना, लास्ट तक इस क्लास को देखना है। पहले शुरुआत में अपन सभ्यता के क्रम से चलेंगे, क्रम वाइज बात करेंगे। उसके बाद में लास्ट में मिक्स प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे और बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये टॉपिक जिस भी एग्जाम के सिलेबस में है, लगभग तो हर एग्जाम में ये टॉपिक होता ही है, फिर भी आप इसको देख सकते हो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग भी। इस टॉपिक से हर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें सभ्यताएं लिखा हुआ है उन हर परीक्षा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपन की इस क्लास की, और लास्ट तक आप इसमें बने रहिएगा। बहुत कुछ आज सीख कर जाने वाले हो इस क्लास से। पहला प्रश्न आपके सामने है, बहुत ही आसान सा और नॉर्मल सा, जीरो से हीरो की तरह अपन इसको क्लास को लेने वाले हैं। शुरुआत में बात करें तो आपके सामने है कालीबंगा सभ्यता से संबंधित प्रश्न, और बहुत ही आसान सा प्रश्न है कि इसकी खोज किसके द्वारा की गई। बहुत ही सामान्य प्रश्न है और आप लोगों ने इस प्रश्न को कई बार पढ़ लिया होगा, लेकिन फिर भी ये प्रश्न ऐसा है कि कई बार पूछा भी जाता है। तो अपन बात कर रहे हैं कालीबंगा सभ्यता की। तो कालीबंगा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई? चार ऑप्शन आपके सामने है, ए एन घोष, बीबी लाल, बीके थापर और जे वी जोशी। चलिए बताइए इसका आंसर। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट कर सकते हो, जिससे मुझे ये पता चल जाएगा कि आप लोगों ने इसका आंसर दिया है। तो किसके द्वारा भाई खोज की गई थी? तो इसकी खोज की गई थी अमलानंद घोष के द्वारा। आपने नाम सुना होगा अमलानंद घोष का। 1951-52 में। अमलानंद मतलब ए एन घोष। ए ऑप्शन ही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा कि एमसीक्यू प्लस पोस्टमार्टम, अब चलते हैं पोस्टमार्टम की तरफ, करते हैं इसका पोस्टमार्टम। तो ये इसका पूरा पोस्टमार्टम है। क्या है कि कालीबंगा सभ्यता कहाँ स्थित है, कौन सी नदी के किनारे स्थित है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये नदी पूछी है तो आपको बताना है घग्गर नदी के किनारे कौन सी सभ्यता स्थित है। सर कालीबंगा सभ्यता। तो इसमें घग्गर नदी को प्राचीन समय में सरस्वती नदी भी कहा जाता था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर कई बार घग्गर नदी ऑप्शन में नहीं हो तो सरस्वती नदी इसकी जगह आपको ऑप्शन मिलेगा। कहां पर? बाएं तट पर। ये बहुत बड़े एग्जाम की बात है, छोटे एग्जाम में, वनडे एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता है कि कौन से तट पर स्थित है, लेकिन कई बार ये आपको पूछ लिया जा सकता है। तो ध्यान रखेंगे घग्गर नदी के बाएं तट पर, लेफ्ट साइड ये स्थित है। और कहां पर, कौन से जिले में? तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में अंदर स्थित है। कालीबंगा शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। क्या अर्थ होता है? काले रंग की चूड़ियां। खोज किसने की? अमलानंद घोष। इसका उत्खनन किसके द्वारा किया गया? उत्खनन मतलब इसकी खुदाई। सभ्यता स्थल की खोज करने के बाद क्या होती है? खुदाई होती है। और खुदाई किसके द्वारा की गई? तो बीके थापर के द्वारा, जेवी जोशी के द्वारा, के एम श्रीवास्तव, एसपी जैन और बीबी लाल के द्वारा यहां पर खुदाई की गई। ये भारतीय पुरातत्व विभाग के हैं सारे के सारे, और इनके द्वारा ये खुदाई की गई है। किसके निर्देशन में हुई? तो निर्देशक यहां पर बीबी लाल थे। उत्खनन किसके निर्देशन में? बीबी लाल के निर्देशन में हुआ। कब हुआ? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, 1961 से 1969 के बीच। 1961 से 1969 के बीच उत्खनन हुआ। कितने स्तर यहाँ पर प्राप्त हुए हैं? अलग अलग स्तर प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर खुदाई करते टाइम अलग अलग स्तर प्राप्त हुए हैं। इसमें 5 स्तरों तक खुदाई की गई, और जिसमें पहला और दूसरा स्तर है वो तो सिंधु सभ्यता से है पहले का, ठीक है। फिर तीसरा, चौथा और पांचवा है वो है सिंधु सभ्यता के समय का। इसको कहते हैं अपन हड़प्पा कालीन सभ्यता है,
जो अपने को ये प्राप्त हुई है कालीबंगा सभ्यता। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कालीबंगा के उत्खनन से हमें क्या क्या मिला, यानी कि वहां से किन किन चीजों के साक्ष्य मिले हैं, किन किन चीजों के प्रमाण वहां से मिले हैं, ये आपको बताना है। बेलनाकार मोहरें, लकड़ी की नाली, ऊंट की हड्डियां, उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल इसका एक फेमस प्रश्न है, जुते हुए खेत। बहुत प्यारा प्रश्न है, जुते हुए खेत कहां से प्राप्त हुए हैं, तो वो कालीबंगा ही है। ये आपको सबसे महत्वपूर्ण है, जुते हुए खेत वाला। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे इसके पोस्टमार्टम की तरफ। अगला है व्याख्या। व्याख्या की बात करें तो कालीबंगा से देखो क्या प्राप्त हुआ है। एक दुर्ग मिला है, यहां से क्या मिला है, दुर्ग। अलंकृत ईंटों का फर्श यहां से मिला है। अलंकृत मतलब श्रृंगार, अलंकार, अलंकार का मतलब क्या होता है, श्रृंगार होता है। ये सजाई गई ईंटें हैं, सजाई गई ईंटों का फर्श यानी कि आंगन बना हुआ था। तांबे का यहां से बेल प्राप्त हुआ है, कॉपर का। जुते हुए खेत, सबसे महत्वपूर्ण यही है, जुते हुए खेत। एक खेत में दो फसलें एक साथ उगाने का प्रमाण भी कहां से, कालीबंगा से। क्योंकि खेत जुताई यहीं हो रही है तो फसलें भी यहीं बोई जाएगी। तो एक साथ दो फसलें एक साथ उगाने का एक ही खेत में, यह प्रमाण भी कहां से मिलता है, कालीबंगा से। स्वास्तिक का चिन्ह यहां से मिलता है। पैर से चलने वाली चक्की यहां से मिलती है। बेलनाकार तंदूर मिलता है। और बाकी बातें अपन अभी की थी ना, कौन सी बेलनाकार मोहरे हैं, ये अभी अपन ने देखा था, ऊंट की हड्डियां, तो ये सारे यहीं से मिले। मकानों व अमीर लोगों के आवासीय प्रमाण मिले, यहाँ से पक्के मकानों जो है, मकानों के प्रमाण मिले हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और धनी लोगों के आवासों का प्रमाण यहाँ से मिला है। धनी मतलब अमीर लोग यहाँ पर निवास करते थे। कालीबंगा दो भागों में विभाजित था। कालीबंगा के दो भाग प्राप्त हुए हैं, जिसमें से एक भाग है पूर्वी और एक है पश्चिमी। जो पूर्वी भाग है उसको कहा जाता है नगर, और पश्चिमी भाग को कहा जाता है दुर्ग। तो एक दुर्ग मिला है और एक नगर मिला है। नगर कौन सा है, पूर्वी भाग नगर है और पश्चिमी भाग दुर्ग है। दो भाग मिले हैं। संस्कृत साहित्य में इसका उल्लेख मिलता है कालीबंगा का, और इसका किस नाम से उल्लेख मिलता है, तो बहुधनदायक क्षेत्र, यानी कि बहुत सारा यहां से धन पैदा होता है, बहुधनदायक क्षेत्र के रूप में इसका उल्लेख मिलता है। फिर आता है कालीबंगा में खेती किन किन चीजों की होती थी। गेहूं, जौ, चना, सरसों, कपास, इन सब की होती थी। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या, एक तो जुते हुए खेत और एक साथ दो फसलें, ये सबसे महत्वपूर्ण है। कई बार कई अलग अलग एग्जाम में पूछा गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, कालीबंगा सभ्यता को किसने सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। कालीबंगा सभ्यता को तीसरी राजधानी किसने कहा है, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को। तो बताइए, कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा। तो तीसरी राजधानी कहा दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी माना जा सकता है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। देखो, व्याख्या में पूरी चीज बताई गई है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की दो राजधानियां, अगर दोनों को मान लिया जाए, हड़प्पा को एक पहली राजधानी, मोहनजोदड़ो को दूसरी राजधानी मान लिया जाए, तो कालीबंगा है वो सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी होगी। ऐसा किसने कहा, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा है तीसरी राजधानी के बारे में। कालीबंगा से 8 अग्नि वेदिकाएं मिली है। कितनी, 8। 7 आपने सुनी होगी, 7 अग्नि वेदिकाएं आपने पढ़ी होगी, इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ से चबूतरे मिले हैं। कालीबंगा से क्या मिले, चबूतरे। चबूतरे कितने मिले, चबूतरे मिले 2। एक चबूतरे से 7 मिले। कितनी अग्नि वेदिकाएं, एक चबूतरे से 7 अग्नि वेदिकाएं मिली, और दूसरे से कितनी मिली, एक अग्नि वेदिका। ये आपको ध्यान में रखना है।
और यहाँ पर जो अपन पहले प्रश्न में बात कर रहे थे, दूसरे प्रश्न में, कि जो बेलनाकार मोहरे है ना, वो यहाँ पर मेसोपोटामिया की सभ्यता से मिलते जुलते हैं। बिल्कुल, बेलनाकार जो मोहरे हैं वो मेसोपोटामिया से मिलती जुलती मोहरे हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना। कालीबंगा के लोग किस लिपि का उपयोग करते थे? तो वो है सैंधव लिपि। जैसे हमारे हिंदी की देवनागरी लिपि होती है, वैसे ही सैंधव लिपि है। सैंधव लिपि का उपयोग कौन करते थे? कालीबंगा के लोग। ये दाएं से बाएं लिखी जाती है। देखो, लेफ्ट टू राइट चलते हैं हमारी जो लिपि है, और ये कहते हैं राइट टू लेफ्ट चलती है सैंधव लिपि। यहां से मिट्टी के बैल की आकृति मिली है। अभी पहले बात की तांबे का बैल, और अब आया मिट्टी का बैल, ये दोनों यहां से मिले हैं। फिर है यहाँ से प्राप्त मिट्टी के बर्तनों का रंग कैसा है? लाल रंग है, जिस पर काली और सफेद धारियां की गई। लाल रंग है जिस पर काली और सफेद धारियां हैं। ये आपको ध्यान रखना, मिट्टी के बर्तनों को मृद भांड कहा जाता है, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न आपके सामने है, छिद्र युक्त बच्चे की खोपड़ी कहां से प्राप्त हुई? ये एग्जाम में पूछा जाता है शल्य चिकित्सा के नाम से। किसके नाम से? शल्य चिकित्सा के प्रमाण कहां से प्राप्त हुए, ये पूछा जाता है, शल्य चिकित्सा। तो शल्य चिकित्सा की बात करें तो ये छिद्र युक्त बच्चे की खोपड़ी भी कालीबंगा से ही प्राप्त हुई है। कहां से प्राप्त हुई है? कालीबंगा से प्राप्त हुई है, जिसके अंदर इस बच्चे की खोपड़ी मिली है। इस खोपड़ी में कितने छेद हैं? 6 छेद हैं इसके। तो माना जाता है कि छेद किए गए हैं किसी बीमारी को ठीक करने के लिए, और वो छेद करके चीरफाड़ करके जो किया जाता है उसको शल्य चिकित्सा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं कि कालीबंगा से 6 छेद वाली बच्चे की खोपड़ी मिली, जो कि क्या है? शल्य चिकित्सा का प्रमाण माना जाता है। कालीबंगा को दीनहीन की बस्ती भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर भवनों को बनाने में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। अलंकृत ईंटें थी फर्श बनाने में, लेकिन भवन बनाने में कच्ची ईंटों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अमलानंद घोष ने किस सभ्यता को कालीबंगा प्रथम कहा है? अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना। अमलानंद घोष ने किस सभ्यता को कालीबंगा प्रथम कहा है? कमेंट आपके रुकने नहीं चाहिए, धड़ कमेंट आने चाहिए, और लाइक आना चाहिए खड़ा खड़ खड़ा खड़ खड़ा खड़। सब्सक्राइब भी हो जाना चाहिए सटासट। चलते हैं आगे। तो देखिए, अमलानंद घोष ने किस सभ्यता को कालीबंगा सभ्यता कहा है? कालीबंगा प्रथम कहा है, तो वो है सोंथी सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? सोंथी सभ्यता है, और ये स्थान आपके कहाँ स्थित है? बीकानेर। आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देखिए। कालीबंगा से प्राप्त गुलाबी मृद भांड, इनको कहा जाता है सोंथी मृद भांड। वैसे किस रंग के? लाल रंग के, जिन पर काली और सफेद धारियां हैं। लेकिन कालीबंगा से जो गुलाबी मृद भांड, गुलाबी बर्तन प्राप्त हुए हैं, उनको सोंथी मृद भांड कहा जाता है। और ये मृद भांड सोंथी क्यों कहा जाता है? क्योंकि सोंथी नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं, और ये स्थान कहाँ है? बीकानेर में स्थित है। सोंथी सभ्यता के दो महत्वपूर्ण स्थल हैं, सावणिया और उगल, ध्यान रखना। कालीबंगा से अंत्येष्टि यानी कि अंतिम संस्कार के 3 प्रकार यहां पर प्राप्त हुए। 3 प्रकारों के प्रमाण मिले हैं। एक, पूर्ण समाधिकरण, पूरी पूरी तरह से समाधि। फिर है आंशिक समाधि। फिर है दाह संस्कार। तो ये 3 प्रमाण, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार, ये 3 प्रकार के यहाँ पर अंतिम संस्कार होते थे, अंत्येष्टि होती थी। और यहाँ पर युग्म स्वाधान यानी कि एक से ज्यादा जो डेड बॉडी है वो एक साथ दफनाई गई, एक से ज्यादा। फिर प्रतीकात्मक समाधान भी यहाँ पर, इसके भी प्रमाण मिले। कालीबंगा के 2 भाग, तो दोनों के दोहरे परकोटे। परकोटा मतलब किसी एक दुर्ग या नगर के चारों ओर की गई दीवार होती है, उसको क्या कहते हैं? परकोटा कहते हैं। दुर्ग के चारों ओर भी हो सकती है, नगर के चारों ओर भी परकोटा हो सकता है।
तो यहाँ पर एक भाग दुर्ग था, एक भाग नगर था। पूर्व का भाग नगर, पश्चिम का भाग दुर्ग था, इसलिए दोनों की परकोटा बनाया गया। तो यहाँ पर दोहरा परकोटा। वैसे दोहरा परकोटा का मतलब ये भी होता है कि यहाँ पर डबल बाउंड्री की गई थी दोहरा परकोटा का। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, दो भाग थे तो दोहरा परकोटा, मतलब ये होता है डबल बाउंड्री। और यहाँ से भूकंप के साक्षी मिले, कालीबंगा सभ्यता से भूकंप के साक्षी मिले हैं। माना जाता है कि ये भूकंप के कारण ही इस सभ्यता का अंत हो गया था। तो ये टॉपिक वाइज प्रश्न अभी चल रहे हैं। थोड़ी देर बाद में टॉपिक खत्म होते ही मिक्स्ड प्रश्न आ जाएंगे आपके सामने, और उसमें आपको बहुत ही मजा आना। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। प्रमुख ताम्रयुगीन सभ्यता है, पूछा हुआ प्रश्न। प्रमुख ताम्रयुगीन सभ्यता कालीबंगा, अहाड़, बालाथल, रेट। तो प्रमुख सभ्यता कौन सी है ये आपको बताना है। तो यहां पर बात आती है अहाड़ सभ्यता की। कहां पर स्थित है? उदयपुर। अहाड़ सभ्यता का करते हैं पोस्टमार्टम। चलिए नेक्स्ट, ये है पोस्टमार्टम। धीरे धीरे अहाड़ सभ्यता इसको कहा जाता, इसको कहते हैं कि आयड़ या बेड़च नदी के किनारे ये स्थित थी। कहां पर थी? आयड़ या बेड़च नदी के किनारे स्थित थी। कौन सी सभ्यता? आपके आड़ सभ्यता। बेड़च या आयड़ एक ही नदी है, इसके दो नाम। इसको बनास सभ्यता भी कहते हैं। किसको? आड़ सभ्यता को बनास सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि ये बनास नदी के आसपास ही विकसित हुई थी। तो आड़ को आड़ सभ्यता, बनास सभ्यता, और भी इसके आड़ के नाम हैं। ताम्रवती इसको कहते हैं, आघाटपुर इसको कहते हैं, आगट दुर्ग इसको कहते हैं, धूलकोट इसको कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इस सभ्यता के बहुत सारे नाम हैं, ताम्रवती, आघाटपुर, आगट दुर्ग और धूलकोट, बनास, आयड़, बेड़च, इन नदियों के नाम आपको ध्यान में रखना। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण आपको ध्यान में रखना एक कुंड है, गंगोद्भव कुंड। ये एक पवित्र तीर्थ स्थल है। एग्जाम की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण नहीं है, एग्जाम की दृष्टि से ये नदी महत्वपूर्ण है और इसके उपनाम महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, आड़ सभ्यता का उत्खनन किसके द्वारा किया गया? आड़ सभ्यता का उत्खनन किसके द्वारा किया गया ये आपको बताना। अक्षय कीर्ति व्यास, आर.सी. अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल, एच.डी. सांकड़िया, उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल यहां पर अगर बात करें तो उत्खनन सर्वप्रथम किसने किया? तो अक्षय कीर्ति व्यास ने किया 1953। उसके बाद 1956 में आर.सी. अग्रवाल ने किया। ठीक है। एच.डी. सांकड़िया ने कब किया? तो एच.डी. सांकड़िया ने 1961-62 में किया। इनके साथ और भी लोग थे और उनके साथ मिलकर एच.डी. सांकड़िया ने यहां पर उत्खनन का कार्य किया। तो आपका तीनों ही है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं इसके पोस्टमार्टम की तरफ। तो देखिएगा यहां पर है उत्खनन। 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास, 56 में रतन चंद्र अग्रवाल और 61-62 में एच.डी. सांकलिया के नेतृत्व में डेक्कन कॉलेज पूना, मेलबोर्न यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया, राजस्थान पुरातत्व विभाग, इन सब ने मिलकर यहाँ पर कार्य किया था। आहड़ से 8 स्तर मिले हैं। कालीबंगा में 5 थे, आहड़ से कितने? आ से आहड़, आ से 8 स्तर यहाँ पर मिले हैं, ये आपको ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला है गोरे व बंकोट, अपोलो देवता, बनाशियन बुल किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुआ है? गोरे व बंकोट, अपोलो देवता, बनाशियन बुल किस सभ्यता से प्राप्त हुए? तो गोरे व बंकोट क्या है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। तो आड़ सभ्यता में क्या था कि अनाज रखने के लिए मृद भांड काम में लेते थे, मिट्टी के बर्तन काम में लेते थे, बड़े बड़े अनाज रखने के लिए। उन्हीं को क्या कहा गया है? स्थानीय भाषा में गोरे व बंकोट कहा जाता था।
और कैसे ये लाल, भूरे और काली मिट्टी के बर्तन काम में लेते थे, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये आर्य सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। पहले तो सबसे पहली बात, अपोलो देवता, ये यूनान के देवता हैं, ठीक है। और बनासियन बुल, बनासियन बुल किसको कहा गया? टेराकोटा से बनी एक बेल की आकृति है जिसे बनासियन बुल कहा जाता है। तो बढ़ते हैं इसके पोस्टमार्टम की तरफ, और बिल्कुल आपको लिखित में मिलेगा पोस्टमार्टम। आहड़ सभ्यता से प्राप्त अनाज रखने के मृद भांड क्या कहलाते हैं? गोरे व बंकोट। आहड़ सभ्यता से प्राप्त यूनानी मुद्रा, जिस पर एक तरफ त्रिशूल, दूसरी तरफ अपोलो देवता अंकित है, जो तीर और तरकस के साथ, अपोलो देवता के साथ और क्या क्या है? तीर और तरकस। आहड़ सभ्यता से प्राप्त टेराकोटा की वृषभ आकृतियां बनासियन बुल कहलाती। आहड़ से मेवाड़ के शासक अल्लट का शिलालेख मिला है। देखो मिलता जुलता है सब, ऐसे आहड़ ऐसे अल्लट, आ से आड़ ए आ में आ रहा है। तो अल्लट का शिलालेख कौन सी सभ्यता से मिला है? आहड़ सभ्यता उदयपुर से मिला है, और वही मेवाड़ का भाग था तो वहां मिल गए, ठीक है। ये 1010 इस विक्रम संवत का है शिलालेख, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आहड़ में मेवाड़ के शासकों का अंत्येष्टि यानी कि अंतिम संस्कार का स्थान भी यहां पर था। अगला प्रश्न है, ओजियाना सभ्यता कहां स्थित है? ओजियाना, ओजियाना सभ्यता अजमेर में थी क्या? जयपुर में, अलवर में, ब्यावर में, देवपुर में, कहां थी? तो ओजियाना सभ्यता वर्तमान के अनुसार ब्यावर जिले में आती। कहां पर? ब्यावर जिले के अंदर स्थित है, और इसके बारे में करते हैं पोस्टमार्टम। आहड़ संस्कृति से संबंधित स्थल है कौन सा? ओजियाना। इसके अलावा गिलूंड है, भगवानपुरा है, रोजड़ी है। इस ओजियाना का उत्खनन किसने किया? B.R. मीना। ओजियाना मीना, ओजियाना मीना। ओजियाना से गाय और बैल की मृण मूर्तियां प्राप्त हुई है, यानी कि मिट्टी की मूर्तियां यहां से प्राप्त हुई हैं, गाय और बैल की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल पूरा विस्तार से मिलेगा, और कुछ भी पीछे नहीं रहने वाला। अगला प्रश्न आपके सामने, गिलूंड सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? आयड़, कांतली, घग्गर, बनास। सबसे पहले गिलूंड सभ्यता है कहाँ? तो गिलूंड सभ्यता है राजसमंद जिले में, जिसको स्थानीय भाषा में मोडिया मगरी कहा जाता है, वहां पर यह स्थित है गिलूंड। तो ये बनास नदी के किनारे स्थित है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पोस्टमार्टम। रिपोर्ट पूरी पढ़ने से ही पता चलता है कि किसके क्या हुआ था, तो इसलिए पोस्टमार्टम देखना जरूरी। तो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है गिलूंड सभ्यता की, राजसमंद में स्थित है, बनास नदी के किनारे स्थित है, इसको मोडिया मगरी कहा जाता है। इसका उत्खनन 57-58 में बीबी लाल ने किया, 98-2000 में V.S. सिंधे ने किया। ग्रेगरी पोसल जो कि प्रोफेसर है पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के, उनके साथ मिलकर सिंधे ने किया था। तो बीबी लाल है उसका नाम ध्यान में रखना, बीबी लाल के द्वारा यहाँ पर उत्खनन किया गया गिलूंड सभ्यता में। ये एक ताम्र युगीन सभ्यता है। यहाँ से 5 प्रकार के मृद भांड प्राप्त हुए हैं, एकदम सादे, मतलब कोई उस पर कलर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। काले रंग के पॉलिशदार, भूरे, लाल, काले। तो ये 5 प्रकार के मृद भांड कहाँ से मिले? गिलूंड सभ्यता से। और कौन कैसी सभ्यता है? ताम्रयुगीन सभ्यता है, ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे महत्वपूर्ण ताम्रयुगीन, और 5 प्रकार के मृद भांड ही है इसमें। बढ़े आगे, बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाथी दांत की चूड़ियों के अवशेष किस पुरातात्विक स्थल से मिले हैं? हाथी दांत की चूड़ियों के अवशेष, तो यहां पर अगर बात करें, बिल्कुल ए आंसर होगा गिलूंड सभ्यता। गिलूंड सभ्यता से हाथी दांत की चूड़ियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। देखो
गिलूंड से क्या क्या मिला? मिट्टी के खिलौने मिले, पत्थर की गोलियां यहां से मिली, ताम्र के अस्त्र मिले हैं और हाथी दांत की चूड़ियां मिली। जैसे कालीबंगा में अपन ने पढ़ा था कि ये दीनहीन की बस्ती इसको कहा गया क्योंकि यहाँ पर भवन बनाने में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया, लेकिन गिलूंड में यहाँ पर पक्की ईंटों का प्रयोग होता था। देखो यहाँ पर लिखा प्रयोगा होता था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना, प्रयोगा होता था, पक्की ईंटों का प्रयोगा होता। यहाँ के मिट्टी के बर्तनों पर ज्यामितियां, प्राकृतिक दोनों अलंकरण मिलता है, यानी कि ज्यामितियों के और नेचुरल दोनों प्रकार का अलंकरण यहाँ पर मिट्टी के बर्तनों पर मिलता है। बस आपको तो ये ध्यान में रखना है कि हाथी दांत की जो चूड़ियां हैं वो कहां से मिली और पक्की ईंटों का प्रयोग, ये सबसे महत्वपूर्ण। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न। कांतली नदी के किनारे किस सभ्यता के अवशेष मिले? कांतली नदी कहाँ? सीकर में। लेकिन अब नए जिलों के अनुसार ये जो सभ्यता है ये है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता कहाँ स्थित है? नीम का थाना में। नया जिला बन गया ना नीम का थाना, तो नीम का थाना में है गणेश्वर। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कांतली नदी के तट पर, यह भी ताम्रयुगीन सभ्यता है। कांतली क्या? गणेश्वर। गणेश्वर सभ्यता भी ताम्रयुगीन है। बढ़ते हैं आगे। गणेश्वर सभ्यता कौन सी? गणेश्वर कहाँ स्थित? नीम का थाना जिले में। कौन सी नदी के किनारे? कांतली नदी के किनारे। कौन से युग की? तो ताम्रयुगीन सभ्यता है। उत्खनन R.C. अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा उत्खनन किया गया। और इसको ताम्रयुगीन सभ्यता क्यों कहा गया? क्योंकि यहां से जो उपकरण मिले हैं उनमें 99% क्या है? कॉपर है। 99% या क्या है? कॉपर है इसके अंदर। कपी सुवर्णी मर्द भांड यहां से मिला है। महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, कपी सुवर्णी मर्द भांड कहां से मिले हैं? तो कपी सुवर्णी मर्द भांड मिले हैं गणेश्वर सभ्यता से। कपी सुवर्णी मतलब काले और नीले, कृष्ण के रंग के समान। मछली पकड़ने का कांटा, यह भी महत्वपूर्ण है, यह भी याद रखना है। मछली पकड़ने का कांटा है वो भी गणेश्वर से मिला है। पत्थर से बने मकान मिले हैं। मध्य पात्र यानी कि सोमरस के पात्र मिले हैं यहां पर। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देखो, भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है? भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी, तो ताम्र सभ्यताओं की जननी किसको कहते हैं ये आपको बताना है। बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गणेश्वर ही है ताम्र सभ्यता की जननी। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां से तांबा है वो एक्सपोर्ट किया जाता था, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तक भेजा जाता था। बहुत यहाँ पर तांबा हुआ करता था, 99% तभी तो तांबा यहाँ पर मिला है। गणेश्वर ताम्र सभ्यताओं की जननी इसको कहा जाता है। यहाँ से तांबा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को भेजा जाता था। गणेश्वर का एक और नाम है पुरातत्व का पुष्कर भी इसको कहा जाता है। और ये BSTC और PTT जैसे एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। यहां पर पत्थर से बने बांध और दोहरी पेचदार सिरे वाली पिन यहां से प्राप्त हुई। बढ़े आगे। भाबरू शिलालेख कहां से प्राप्त हुआ? भाबरू शिलालेख कहां से प्राप्त हुआ? पढ़ा होगा, सभी ने पढ़ा होगा कि कैप्टन बर्ट ने इसको खोजा था। 1837 में इसकी खोज हुई, लेकिन मिला कहां से? बीजक डूंगरी, भीमसेन डूंगरी, मोती डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी। यहां पर लिखा होता ना बेराट, तो खट आंसर होता खटाखट, लेकिन यहां पर अलग है ऑप्शन। तो सबसे पहला ऑप्शन है बीजक डूंगरी, और बीजक डूंगरी को ही, बीजक डूंगरी से ही कैप्टन बर्ट को 1837 में ये शिलालेख मिला था। और ये मौर्य सम्राट अशोक का प्रथम शिलालेख है, ये भी आपको ध्यान में रखना।
बैराट सभ्यता कहाँ स्थित है? जयपुर में नहीं, ये स्थित है कोटपुतली बहरोड में, नया जिला। भाबरू शिलालेख की बात करें तो ये विराटनगर, जिसको बैराट कहा जाता है, वो विराटनगर वही है। इसमें बीजक की डोंगरी से मिला, 1837 में मिला। कैप्टन बर्ट को ये मिला, यानी कि कैप्टन बर्ट ने इसकी खोज की। ये आपको ध्यान रखना है। 1840 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कलकत्ता म्यूजियम में इसको रखवा दिया गया है। वर्तमान में ये कलकत्ता म्यूजियम में है। मौर्य सम्राट अशोक से संबंधित शिलालेख है। और इससे क्या प्राप्त होता है, इस शिलालेख से क्या सिद्ध होता है? तो इस शिलालेख से पता चलता है कि जो मौर्य सम्राट अशोक था वो बौद्ध अनुयायी था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस शिलालेख से ये मालूम होता है, और किस शिलालेख में ये बताया गया है कि अशोक है वो बौद्ध अनुयायी था, उसका स्पष्ट प्रमाण क्या है? तो स्पष्ट प्रमाण यही है, कौन सा? भाबरू शिलालेख। ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण शिलालेख है। इससे जानकारी मिलती है कि अशोक का जो बौद्ध त्रिरत्न है, उन तीनों में आस्था थी। बुद्ध, धम्म और संघ, तीनों में अशोक की आस्था होने का प्रमाण यहां से मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक के दूसरे शिलालेख की खोज किसने की? पहला तो कैप्टन बर्ट ने खोजा था, दूसरा शिलालेख किसने खोजा? तो भीमसेन की पहाड़ी से 1871-72 में दूसरा शिलालेख खोजा गया, कार्लाइल के द्वारा। किसके द्वारा? कार्लाइल के द्वारा। भीमजी की डोंगरी। किसकी डोंगरी? भीमजी डोंगरी या भीमसेन पहाड़ी से ये खोजा गया। ये अशोक का दूसरा शिलालेख। करते हैं इसका भी पोस्टमार्टम। अशोक का दूसरा शिलालेख कब खोजा गया? 1871-72 में। किसने खोजा? कार्लाइल ने। कहां से? भीमसेन की पहाड़ी से। अब आता है बैराट सभ्यता से संबंधित अपन कुछ बातें कर लेते हैं, क्योंकि ये शिलालेख है और बैराट सभ्यता के अंदर ही मिला है। तो बैराट सभ्यता के अंदर अगर बात करें तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि इसका उत्खनन 1936-37 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई। उसके बाद 1962-63 में नील रत्न NR बनर्जी और KN दीक्षित के द्वारा की गई, यानी कैलाशनाथ दीक्षित, इनके द्वारा की गई। तीनों के नाम उत्खनन से संबंधित हैं, दयाराम साहनी, नील रत्न बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित। पहले सबसे कौन? दयाराम साहनी। विस्तृत अध्ययन की बात पूछे तो बैराट का विस्तृत अध्ययन DR भंडारकर ने किया। किसने किया? DR भंडारकर के द्वारा विस्तृत अध्ययन इसका किया गया। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और आपको क्या ध्यान में रखना है? और ये ध्यान में रखना है कि जो दो शिलालेख अपने को मिला, पहला और दूसरा, दोनों अभिलेख हैं, दोनों शिलालेख हैं, इनकी भाषा कैसी है? प्राकृत है। और लिपि कौन सी है? तो ब्राह्मी लिपि है। भाषा प्राकृत और लिपि है ब्राह्मी लिपि। याद रखना, पूछा जाता है। तो अशोक के जो शिलालेख हैं उनकी लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है। सबसे महत्वपूर्ण यही, भाषा प्राकृत है, लिपि ज्यादा पूछी जाती। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, 1999 में बीजक की पहाड़ी से प्राप्त अशोककालीन स्तूप और बौद्ध मठ का संबंध किस संप्रदाय से? 1999 में बीजक की पहाड़ी से जो अशोककालीन स्तूप और बौद्ध मठ मिले हैं, उसका संप्रदाय किस संप्रदाय है? बौद्ध दो प्रकार के संप्रदाय हैं, हीनयान और महायान। तो किससे संबंधित है? ये हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। स्वई राम सिंह के समय एक स्वर्ण मंजूषा मिली यहां से बैराट से, जिसमें क्या थी? बुद्ध की अस्थियों के अवशेष मिले। बुद्ध की, भगवान बुद्ध की अस्थियों के अवशेष मिले हैं। और ये कब मिली? स्वई राम सिंह के समय स्वर्ण मंजूषा मिली है, एक संदूक मिली है सोने की, उसमें भगवान बुद्ध की अस्थियों के अवशेष मिले। और यहां से क्या मिला? चांदी के 8 पंचमारक सिक्के मिले हैं। 28 इंडो ग्रीक मुद्राएं मिली हैं। 634 में यहाँ एनसांग आया था, विराटनगर। और ये विराटनगर आपको पता है इसकी राजधानी थी? बताओ देखें।
बैराठ से शंख लिपि के प्रमाण मिलते हैं, ये ध्यान रखना। बैराठ से और किस लिपि के प्रमाण? शंख लिपि के प्रमाण भी यहां से बैराठ से मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक घर में एक साथ 6 चूल्हे किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? मिक्स्ड प्रश्न है, बताओ। देखें, अब आपको समय देंगे, बताओ किससे मिले एक साथ 6 चूल्हे एक ही घर में? तो यहां पर अगर बात करें तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आहड़। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आहड़ में जो अपन ने नहीं पढ़ा है उस पे आधारित ये प्रश्न है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो थ्योरी के साथ कवर हो जाती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो क्वेश्चन में कवर करते हैं, तो वो याद ज्यादा रहती है। 6 चूल्हे आहड़ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा असंगत है? अब इसकी व्याख्या नहीं है इन प्रश्नों की, क्योंकि मिक्स्ड प्रश्न है और व्याख्या वाली चीज अपन ने टॉपिक वाइज पढ़ चुके हैं। अब कौन सा असंगत है बताना है। तो भाई आहड़ का उत्खनन किसने किया था? आरसी अग्रवाल, आरसी अग्रवाल। रंगमहल, हन्ना रीड, बैराठ, एल एस लेसनी। तो बैराठ में ऐसा कोई नाम नहीं पढ़ा अपन ने। नगरी, डॉक्टर भंडारकर। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा। ये जो है सुमेलित नहीं है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला है, लूनी नदी के किनारे कौन सा पुरातात्विक स्थल है? लूनी नदी की बात करें तो लूनी नदी के किनारे कौन सा है? तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका तिलवाड़ा। और तिलवाड़ा कहाँ है? बालोतरा में। पहले बाड़मेर में था, अब नया जिला बन गया बालोतरा, तो बालोतरा में। बैराठ अभी आप पढ़ा ही है, कोटपुतली, बैरोड, नो, भरतपुर, बालाथल, उदयपुर। अगला है, लोहे के एस्क से लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टियां कहां से मिली है? लोहे के एस्क से लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टियां सोनारी सभ्यता से। कहां से? सोनारी सभ्यता। ये लोह युगीन सभ्यता है, सोनारी सभ्यता। पूर्व हड़प्पाकालीन ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष कहां से मिले? पूर्व हड़प्पाकालीन ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष कहां से मिला है? तो ताम्र युगीन सभ्यता कौन सी थी? सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता गणेश्वर, जहां 99% तांबा मिला। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आहड़ सभ्यता है कांस्य युगीन, ताम्र युगीन, लोह युगीन, प्रस्तर युगीन? तो आहड़ सभ्यता कौन से युग की है? तो आहड़ सभ्यता भी आपको ताम्र युगीन ही मानी जाती है। कौन सी है? ताम्र युगीन सभ्यता। लोह युगीन सोनारी सभ्यता। अगला है, आहड़ सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? कृषि बिल्कुल नहीं। कृषि किसमें होती थी? कालीबंगा में। पशुपालन नहीं। उद्योग धंधे क्या थे? उद्योग धंधे, मत्स्य पालन भी नहीं था। सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, भारत के प्राचीन टाटानगर के नाम से कौन सा विख्यात है? पूछा जाता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत का प्राचीन टाटानगर, तो भारत के प्राचीन टाटानगर के रूप में विख्यात है रेड टोंक, जहां से प्राचीन सिक्के मिले हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा असंगत है? सौंथी, हनुमानगढ़, ओजियाना, ब्यावर, एलाना, जालोर, सुखपुरा, भीलवाड़ा? तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कौन सा असंगत है। बताओ देखें। सौंथी हनुमानगढ़ ऑप्शन के अनुसार सही है। ओजियाना ब्यावर ठीक है। सुखपुरा भीलवाड़ा में बिल्कुल नहीं, ये ठीक है। एलाना जालोर ठीक है। तो सुखपुरा कहाँ है? सुखपुरा है टोंक में। कहाँ है?
टोंक, सुखपुरा और रेड दोनों ही टोंक है। भीलवाड़ा में कौन सी है बताओ, देखें कमेंट करके। अगला प्रश्न आपके सामने, किन स्थलों से पुरा पाषाण कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? पुरा पाषाण कालीन, जायल, डीडवाना, नागौर, बागौर, भीलवाड़ा, कालीबंगा, हनुमानगढ़, गणेश्वर, नीम का थाना। तो पुरा पाषाण कालीन की अगर बात करें तो जायल, डीडवाना, नागौर से ही प्राप्त हुए हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के मानचित्र में अंकित पुरातात्विक स्थलों में जोधपुरा कौन सा है? तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जोधपुरा सभ्यता है कहां पर। तो ये आपके सामने दे रखा है, सही ऑप्शन ये है हनुमानगढ़ में, ठीक है। ब ऑप्शन नीम का थाना सीकर में है, अभी सीकर में है, ये तो 33 वाला ही है मैप। और ये ए ऑप्शन है, ये आपका है जयपुर में, और द है वो आपका उदयपुर में है। तो बताइए देखें कहां पर आपका आंसर है। तो जोधपुरा सभ्यता जयपुर में स्थित है। जोधपुरा कहां है? जयपुर में है, और जयपुर में कौन सा दे रखा है? ए। तो बिल्कुल बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। स में हनुमानगढ़ में कौन सी सभ्यता? कालीबंगा। और अब नीम का थाना में अभी अपन ने पढ़ के आए गणेश्वर, ठीक है। जयपुर में विराटनगर, बैराठ, ये भी पढ़ी। हाँ, उदयपुर में आहड़ पढ़ी। चलिए, और ये है आज का लास्ट प्रश्न। और मिट्टी के छल्लेदार बर्तन किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।